नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है। तो उसमें जो भी आपके संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसमें जो आपका प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन आपका क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रथम आपका क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल है। आप बताएंगे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आपका हासिल है। 315, 353, 363, 370। आसान सा क्वेश्चन है, लगभग सभी इसको जानते होंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष प्रावधान ये कौन सा आर्टिकल आपका बताता है। तो आर्टिकल कौन सा है इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आपका बताता है जम्मू कश्मीर। अगर भारतीय स्वतंत्रता के समय अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर, तो क्वेश्चन आता है जम्मू कश्मीर जो आपकी रियासत थी, जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया। ऑप्शन मिलता है सैनिक कार्यवाही के माध्यम से, आपसे पूछा जनमत संग्रह के माध्यम से, या आपसे पूछा विलय पत्र के माध्यम से। तो जम्मू कश्मीर को आपने पढ़ा होगा कैसे शामिल किया था, विलय पत्र के माध्यम से इसको शामिल किया था। और विलय पत्र आपका कब दिया था, आपका 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर 1947 में यहाँ के शासक कौन थे, हिंदू शासक थे। इनका नाम क्या था, राजा हरि सिंह। तो राजा हरि सिंह के विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को कब शामिल किया गया, 26 अक्टूबर 1947 में शामिल किया गया। उसके बाद इसमें आप याद रखेंगे जो जम्मू कश्मीर है, जैसे आपसे पूछेंगे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में अभी आपने हाल में पढ़ा होगा 2019 में, ये 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को आपका पूर्ण राज्य का जो आपका दर्जा था, क्या था, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ से आपका हटा दिया और यहाँ इसको आपका कैसा इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया यूटी, या क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब से लागू है, 31 अक्टूबर 2019। क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया, एक तो बन गया आपका जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश, और एक क्या कौन सा बन गया आपका लद्दाख। तो ये दोनों हमारे कब से प्रभावी हैं, ये दोनों प्रभावी हैं 31 अक्टूबर 2019। ये भी इसमें याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में आपके कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, आपको बताना है। ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखेंगे जी, ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन आप देखेंगे। ऑप्शन है 10, 15, 12, 18। इनमें से आपको बताना है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, राज्यसभा आप पढ़ते हैं आर्टिकल 80। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन और संरचना आपको मिलती है। और जो आपका केंद्र का उस सदन कौन सा, आपका राज्यसभा। केंद्र का स्थायी सदन कौन सा, आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में 245। वैसे अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250। 245 में से क्या है, 233 तो आपके निर्वाचित होते हैं, जो आपके निर्वाचित में आप पढ़ते हैं जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो विधायक होते हैं, विधायकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और 12 क्या है, 12 आपके मनोनीत किए जाते हैं। 12 क्या किए जाते हैं, आपके मनोनीत किए जाते हैं। तो 12 जो मनोनीत होते हैं, इनको इन 4 क्षेत्रों में आपका विशेष नॉलेज होनी चाहिए। कौन से क्षेत्र से, जैसे आप याद रखें कला, कला के बाद याद रखें विज्ञान, क्या है आपका विज्ञान, विज्ञान के बाद याद रखेंगे साहित्य, और साहित्य के बाद याद रखेंगे समाज सेवा। तो ये अगर आपके इन 4 क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से आपके जुड़े हुए हैं तो उनको क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा आपका राज्यसभा में मनोनीत कर दिया जाता है। तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। और 12 कौन से 4 क्षेत्रों से संबंध होना चाहिए, कला, विज्ञान, साहित्य और क्या है आपका समाज सेवा। इसे भी आप याद रखेंगे, ये 4 क्षेत्र भी आपके पूछ ले जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें आप याद रखेंगे कौन सा आपका 12 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदानी या सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए, बी, ओ या बी। इनमें से आपको एक बताना है कि सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता या सर्वदानी रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा
ओ क्या है, ओ है आपका सर्वदाता, ओ क्या है, ओ सर्वदाता है। और ए बी क्या है, ए बी है आपका सर्वग्राही, ए बी क्या है, ए बी है सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा आपका, ओ। उसके बाद आपने पढ़ा होगा जो रक्त समूह है, रक्त समूह की अगर आपसे पूछा जाए खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। किसने खोज की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने आपकी खोज की थी रक्त समूह। रक्त समूह आपका कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ए बी ओ और क्या होता है आपका बी। ये रक्त समूह की खोज की। उसके बाद आप याद रखेंगे इसी में सर्वग्राही कौन सा है, सर्वग्राही ए बी। सर्वदाता अगर आपसे पूछा जाए कौन है, ओ। और आपसे पूछे रक्त परिवहन संचरण तंत्र, ये दोनों आपके क्वेश्चन है, कई बार आपके रिपीट हुए हैं एग्जाम में। रक्त परिवहन संचरण तंत्र आसान सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाए तो परिवहन कहाँ पे होता है, हाईवे, हाईवे पर होता है। तो याद रखेंगे विलियम हार्वे। कौन नाम आपका, विलियम हार्वे। याद रखेंगे कौन है आपका, विलियम हार्वे। तो रक्त परिवहन संचरण तंत्र अगर आपसे पूछ रहा कौन है, विलियम हार्वे। और रक्त समूह पूछे तो कार्ल लैंडस्टीनर है। सर्वग्राही कौन है, ए बी है। सर्वदाता कौन है, ओ। आपसे पूछे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, सब जानते हैं इसको। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पित्ताशय, पीयूषिका, यकृत या अग्नाशय। ये पीयूषिका कोई शब्द नहीं है, वास्तव में तो पीयूष ग्रंथि होती है। इसे यहाँ से हटाएंगे और शब्द क्या होता है आपका, पीयूष ग्रंथि। पीयूषिका कोई शब्द नहीं, पीयूष ग्रंथि। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, अब आपको बताना है जो आपका दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से, यकृत, अग्नाशय, पीयूष या पित्ताशय। पढ़ा होगा आपने ग्रंथि। तो ग्रंथि 3 प्रकार की आपकी होती हैं, जैसे एक तो होती है बाह्यस्रावी, एक होती है अंतःस्रावी और एक होती है आपकी मिश्रित। बाह्यस्रावी का मतलब जिनका श्रावण बाहर की तरफ होता है उन्हें बोलते हैं बाह्यस्रावी। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपकी आंख है तो आंख में से आंसू निकलते हैं तो इनको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि। तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये कैसी हो जाएगी, बाह्यस्रावी। नाक है, नाक में से आपका सफेद पदार्थ निकलता है, कैसी हो जाएगी आपकी, बाह्यस्रावी। मुंह है, मुंह में से लार निकलती है तो लार ग्रंथि कैसी हो जाएगी आपकी, बाह्यस्रावी। लेकिन इसमें एक आपको अपवाद याद रखना है, वो लगता है ऐसा है कि जैसे आपका अंतःस्रावी हो लेकिन है बाह्यस्रावी। और ये आपकी ग्रंथि कौन सी है, इस ग्रंथि का नाम है यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सी है, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष। और मास्टर ग्रंथि भी आपकी कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय या पैंक्रियाज। और ये कैसी ग्रंथि का उदाहरण है, ये भी पूछा जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। कैसी ग्रंथि का उदाहरण है, ये आपका मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। नाम क्या है, अग्नाशय। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो सबसे बड़ी कौन है, इनको आप नोट कर लेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ी ग्रंथि आप याद रखेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और सबसे छोटी हमारे शरीर की मटर के दाने के समान होती है सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि आपकी पीयूष। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि, क्योंकि अन्य जितनी भी ग्रंथि होती हैं उन पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि का होता है, इसलिए मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है। ALU की फुल फॉर्म आपको बतानी है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट। आपको बताना है ALU की फुल फॉर्म क्या है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे ALU की फुल फॉर्म आपकी क्या है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं ALU की फुल फॉर्म क्या है। बताएंगे सभी ALU की फुल फॉर्म क्या है। बताएंगे ALU की फुल फॉर्म क्या है। ALU, ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इनमें आपको याद रखना है ALU की जो फुल फॉर्म है, इसमें अगर ऑप्शन की आप बात करें तो कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं है जिसमें आपका ALU का पूरा आपकी फुल फॉर्म बताई गई हो। तो इसमें क्या है, इसे आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक, यहाँ तक आपको याद रखना है अर्थमेटिक। इसे आप पढ़ेंगे कहाँ तक, लॉजिक, और यू से क्या बन जाएगा आपका यूनिट। तो इसे आप याद रखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये किसकी फुल फॉर्म बनती है, ये फुल फॉर्म बनती है आपकी ALU। ये कई बार आपका पेपर में पूछा है।
नेक्स्ट है दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। तो जो आपका दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, आपने पढ़ा होगा, चार बाग शैली में बना हुआ है, तो इसका जो वास्तुकार है वो कौन था। ये आपके सामने ऑप्शन है अब्दुल लतीफ, मिराक मिर्जा गियास, ये गियास है आपका घियात हो रहा है, ये क्या है गियास, मिराक मिर्जा गियास। उसके बाद में मीर कासिम और शेख आलम शाह। अब इनमें से आपको बताना है कमेंट करके कि इनमें से आपका कौन सा सही है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा आपने पढ़ा होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कौन सी शैली में बना हुआ है, चार बाग शैली में आपका बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। और आपसे पूछा जाएगा इसका जो निर्माण है, निर्माण जो हुमायूं है, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है, हुमायूं की पत्नी का नाम है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया, इसकी देखरेख में इसका निर्माण कराया गया हमीदा बानो बेगम के माध्यम से। उसके बाद आपसे पूछेगा इसका वास्तुकार कौन है। वास्तुकार याद रखेंगे मिर्जा गियास या मिराक मिर्जा गियास, ये इसका वास्तुकार है। किसका वास्तुकार है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है, ये आप याद रखें मिराक मिर्जा गियास। और कहाँ पर है, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948, 24 जनवरी 1950। तो आपको बताना है कि जो आपका राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। आपसे अगर पूछा जाए इसमें आपको 5 ये याद रखेंगे, 5 एक तरफ आप याद रखेंगे, एक तरफ तो आप याद रखेंगे जैसे आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज। अगर आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज हमने कब स्वीकार किया, एक याद रखेंगे। एक आपको याद रखना है जी, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। एक आप याद रखेंगे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान हमने कब स्वीकार किया है। एक आप याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत हमने कब स्वीकार किया है। इसकी आप एक टेबल बना लेंगे, ये अक्सर आपके पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा जी इसी में राष्ट्रीय चिन्ह, ये हमने कब आपका स्वीकार किया। और एक आप याद रखेंगे राष्ट्रीय पांचांग, क्या है, राष्ट्रीय पांचांग, ये हमने कब स्वीकार किया। तो इनको आपको याद रखना चाहिए, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय पांचांग। और उसके बाद उससे पहले आपने पढ़े हैं जी, उससे पहले आपने पढ़ लिया है राष्ट्रीय ध्वज। अब एक बार इनको देख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमने कब स्वीकार किया है, राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज आप याद रखेंगे, ये हमने कब स्वीकार किया है, राष्ट्रीय ध्वज आप याद रखेंगे, ये हमने स्वीकार किया था आपका, स्वीकार कब किया, ये हमने स्वीकार किया था आपका 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज हमने कब स्वीकार किया है, इसे आप याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को हमने स्वीकार किया। राष्ट्रीय गान आपसे पूछे, राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया था हमने, 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय गीत हमने कब स्वीकार किया, ये भी हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। राष्ट्रीय चिन्ह हमने कब स्वीकार किया, अशोक स्तंभ, 26 जनवरी 1950 को हमने स्वीकार किया। और आपसे पूछे राष्ट्रीय पांचांग जो शक संवत पर आधारित है, ये हमने कब स्वीकार किया था, ये हमने स्वीकार किया था 22 मार्च 1957। कब स्वीकार किया, 22 मार्च 1957। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 रंगों का आपका बना होता है। वो सबसे ऊपर आप देखेंगे केसरिया, उसके बाद आप देखेंगे जो सफ़ेद, और नीचे कौन सा होता है, नीचे होता है आपका हरा। तो इस तरीके से 3 रंगों का बना होता है। पिंगली वैकेया कमेटी ने आपका इसका डिजाइन दिया। राष्ट्रीय गान जनगण मन है, तो ये आप पढ़ते हैं 24 जनवरी 1950 को स्वीकार हमने किया। और सबसे पहले 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया, और उस समय जो अध्यक्षता की थी पंडित बिशन नारायण धर। उसके बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम आप पढ़ते हैं 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया सबसे पहले, और इस समय जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपकी रहीमतुल्ला सयानी ने। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ आपने पढ़ा होगा, वाराणसी में स्थित है, अशोक ने आपका बनवाया, तो वो राष्ट्रीय चिन्ह है। और राष्ट्रीय पांचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने के समय। तो इतना इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रगान का पूछा है, तो राष्ट्रगान अगर आपसे पूछा जाएगा 24 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से जो आपका परिवर्तित पर्यावरण है वो क्या कहलाता है, इसे आप याद रखेंगे एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाता है, एंथ्रोपोजेनिक, मानव गतिविधि से संबंधित पर्यावरण। निम्न कथनों में से कौन सा
सत्य नहीं है, मतलब आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, यानी जो आपकी जैव विविधता उसमें वृद्धि होती है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है और जातियों को आश्रय देते हैं, आपको बताना है। विशालतम जैव विविधता अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आपका गलत कौन सा है। तो जैव विविधता आप देखेंगे, जैव विविधता सीधी सी बात आपकी है। जैव विविधता में इतना तो जरूर आप याद रखेंगे, क्या है आपका जैव विविधता। एग्जाम्पल फॉर ये ग्लोब है। अब इस ग्लोब में आप याद रखेंगे, जी ग्लोब में क्या है, जैसे बीचों बीच से आपकी एक रेखा खींचते हैं, इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा से आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या है, जैव विविधता घटती जाएगी, क्योंकि जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा जब रहेगा तो उसमें आसपास का जो आपके महासागर है वो गर्म होकर के वहाँ से आपका बारिश होती रहती है। तो जहाँ पे बारिश होगी वहाँ सबसे आपकी जैव विविधता मिलेगी। तो सबसे अधिक तो आपके अमेजन वर्षा वनों में मिलती है, सही है। तो आपका इसमें देख रहे हैं ना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि, तो यही आपका गलत है। वृद्धि नहीं होगी, क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी आपकी, कमी होगी, ये याद रखना है। क्या होगा आपका, कमी होगी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है। जब अंटार्कटिक महाद्वीप पढ़ते हैं तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर आपने पढ़ा होगा एक प्रमुख वनस्पति है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लाइकेन। लाइकेन किसका मिश्रण होता है, इसमें दो हैं, एक क्या है कवक और एक क्या है आपका शैवाल। लाइकेन किसका मिश्रण है, कवक और शैवाल का मिश्रण कौन है, आपका लाइकेन। तो ये आपसे पूछा भी जाता है कौन सा महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक महाद्वीप की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, प्रमुख वनस्पति आपकी लाइकेन। ये आपका किस किस का मिश्रण है, ये मिश्रण आपका कवक और शैवाल का मिश्रण क्या है, लाइकेन। तो आपसे पूछा जाता है वायु प्रदूषण का जो सबसे अच्छा सूचक है, आप याद रखेंगे कौन होता है, लाइकेन होता है, जो कवक और शैवाल का मिश्रण है। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। आप बताएंगे, कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताएंगे सभी कमेंट करके जी। इसमें आप याद रखेंगे धान के खेत से, बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती। धान का खेत हो या कोई आपका दलदली क्षेत्र हो, धान का खेत हो या क्या हो आपका दलदली क्षेत्र हो, तो इससे आपकी प्रमुख रूप से कौन सी गैस निकलती है, इससे गैस निकलती है आपकी मीथेन। और मीथेन को आप क्या बोलते हैं, CH4, इसका क्या है आपका सूत्र है जिससे हम इसको दर्शाते हैं। तो धान के खेत से आपको याद रखना है कौन सी गैस निकलेगी, आपकी मीथेन निकलेगी, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे आप पढ़ते हैं CRRI, क्या है CRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आप कहेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये आपका कटक। और कटक कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, ये स्थित आपका मनीला। और मनीला किसकी कैपिटल है, मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है आपकी मनीला। फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। एक और आता है क्वेश्चन कि SRI पद्धति किससे संबंधित है, SRI पद्धति किससे संबंधित है। SRI पद्धति किससे संबंधित है, आपके धान से संबंधित है। एक और आपसे पूछा जाता है कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से लगता है। तो धान का खैरा रोग ZN, या आप कहेंगे जिंक, या जिंक को ही आप क्या बोलते हैं, जिंक या जस्ता की कमी से कौन सा रोग लगता है, धान का खैरा रोग लगता है। तो धान में से ज्यादातर ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या न्यूयॉर्क। ISA तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अभी बना है और ये भारत के प्रयास से बना। तो इसमें अगर आपसे पूछे स्थापना भी हाल ही में इस वर्षों में की गई, स्थापना किस वर्ष हुई है इसकी, 2015 में इसकी स्थापना हुई है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
और आपसे पूछे जी मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका यहीं पर है भारत में ही। और भारत में कहाँ पर है, भारत में इसका मुख्यालय गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पर था आपका, हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। तो इतना इसमें याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस में। नेक्स्ट है स्वेद नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है। ये ऑप्शन आपके सामने, लेक टिम्सा, लेक लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। उसके बाद ऑप्शन बी ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजला। उसके बाद लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा। उसके बाद लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। अब इनमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका सही है। स्वेद नहर आप पढ़ते हैं, स्वेद नहर, तो स्वेद नहर आपका सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई, और सिनाई प्रायद्वीप को काट करके इसका निर्माण कराया गया स्वेद नहर, जो आपका किसको किससे जोड़ती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था शायद मॉक में, तो ये आप पढ़ा होगा कि भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है स्वेद नहर, भूमध्य सागर को, ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ देती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है आपकी लाल सागर से। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। स्वेद नहर पर कौन से देश का आपका अधिकार है, मिस्र देश का अधिकार है, क्योंकि स्वेद नहर का राष्ट्रीयकरण आपने पढ़ा होगा 1956 में किस देश ने कराया था, मिस्र देश ने कराया था। ये पढ़ चुके हैं आप। तो इसमें अब आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है। तो इसमें आप याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले आती है आपकी लेक मंजला। कौन सी आती है, सबसे पहले आती है लेक मंजला, यानी आपकी मंजला झील आएगी। फिर कौन सी आएगी, फिर उसके बाद आएगी आपकी टिम्सा झील, टिम्सा के बाद आएगी ग्रेट बिटर लेक, और उसके बाद आएगी लिटिल बिटर लेक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, अलग से आप इसको नोट रख सकते हैं, याद रखेंगे। आपको याद रखेंगे कौन कौन सी झील आएंगी, लेक मंजला आएगी, लेक मंजला के बाद लेक टिम्सा आएगी, लेक टिम्सा के बाद कौन आएगी, ग्रेट बिटर लेक आएगी, उसके बाद कौन आएगी, लिटिल बिटर लेक। तो ये चार इसमें आप याद रखेंगे, मंजला, टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक तरफ आपके चक्रवात हैं और एक तरफ आपके देश हैं, कि कौन सा चक्रवात किस देश से आपका संबंधित है, ये आपको बताएं। जैसे विली कहाँ पर है, टैइफू कहाँ पर है, बगुइयो कहाँ पर, हरिकेन कहाँ पर है। तो इनको एक बार सुमेलित कर लेते हैं। विली आपने पढ़ा होगा, विली कहाँ पे आता है, विली आता है आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है विली। टाइफू कहाँ पर आता है, टाइफू आता है आपका जापान में आता है। बगुइया आपसे पूछा जा रहा है, बगुइयो कहाँ पे आता है, बगुइया आता है फिलीपींस में। और हरिकेन और टार्नेडो आपने पढ़े ही होंगे, हरिकेन और कौन सा आपका टार्नेडो, हरिकेन और टार्नेडो कहाँ पे आता है, यूएसए में आता है हरिकेन और टार्नेडो। क्लियर हो गया। विली पूछे, विली कहाँ पर है, विली है आपका ऑस्ट्रेलिया में। आपसे पूछे टाइफू कहाँ पर है, टाइफू कहाँ पर आपका जापान में। बगुइयो कहाँ पर है, बगुइयो कहाँ पर आपका फिलीपींस में। और हरिकेन या टार्नेडो पूछे कहाँ पर आपका यूएसए में। क्लियर हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोयला क्षेत्र और स्थिति। एक तरफ आपके भारत के कोयला क्षेत्र हैं और एक तरफ आपकी स्थिति है। स्थिति आपको बतानी है कहाँ पर है। ये तालीचेर हो रहा है, तालचेर है। पहले मैं इसको सही करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है आपका, ये है आपका तालचेर। क्या है ये है आपका तालचेर। थोड़ा से इस आपका टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। तालचेर, तो तालचेर। अब आपको इनमें से बताना ये कहाँ पर है तालचेर। तो अगर आपको याद है कि कौन से राज्य में, तो उसके बाद नदी घाटी क्षेत्र बड़े आसानी से आप कर लेंगे। नदी घाटी क्षेत्र आप लगा लेंगे बड़े आसानी से। तालचेर कहाँ पर है, तालचेर है आपका कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है तालचेर। कर्णपुरा कहाँ पर है, कर्णपुरा कहाँ पर है, ये है आपका झारखंड में। कर्णपुरा कहाँ पर है, झारखंड में। सिंगरौली कहाँ पर है, सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। सिंगरैनी कहाँ पर है, तेलंगाना में। तो ये भारत में कोयला उत्पादन के क्षेत्र हैं, ये आपको याद रखने। सिंगरौली कहाँ पर आपका, तेलंगाना। अब आप देखें उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है, तो उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता है, महानदी। तो तालचेर सीधा सीधा कहाँ हो जाएगा, तालचेर सीधा सीधा हो जाएगा महानदी घाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, महानदी घाटी क्षेत्र। कर्णपुरा कहाँ पर आपका, झारखंड में।
और आपने पढ़ा होगा झारखंड से नीन में से कौन सी नदी होकर के जाती है, तो आप पढ़ते हैं झारखंड से कौन सी नदी होकर के जाती है, दामोदर नदी। कौन सी नदी आपकी, दामोदर नदी कहाँ से होकर के जाती है, झारखंड से होकर के जाती है। उसके बाद है सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन सा नदी जाती है, सोन नदी। कौन सी है, सोन नदी आपकी मध्य प्रदेश से होकर के जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका सिंगरेनी। सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ पर, तेलंगाना में। और ये आपसे पूछ तेलंगाना से कौन सी नदी होकर के जाती है, गोदावरी। क्लियर हो गया। अगर आपको क्षेत्र याद है कि कौन से राज्य में स्थित है तो नदी को बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, नहीं तो बड़ा डीपली आपको एक क्वेश्चन लगेगा। एक बार पुनः देख लेंगे। तालचेर, तो तालचेर आपका कौन से नदी घाटी क्षेत्र में हो जाएगा, महानदी घाटी क्षेत्र में। कर्णपुरा, तो कर्णपुरा कहाँ पे हो जाएगा, कर्णपुरा आपका झारखंड में। और झारखंड में कौन सा नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर। सिंगरौली मध्य प्रदेश में सोन नदी घाटी क्षेत्र है। और सिंगरेनी अगर आपसे पूछा जाएगा, सिंगरेनी तेलंगाना में, गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिविल में कई बार आपका एग्जाम में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके एक तरफ आपके लेखक हैं और एक तरफ आपके पुस्तक हैं। ये आपके लेखक हैं इधर, ये इधर लेखक हैं और इधर क्या हैं, ये आपके पुस्तक हैं। अब आपको इनमें से बताना है कि निम्न पुस्तकों की रचना किसके द्वारा की गई है। अब इसमें आप बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएंगे कि इनके रचनाकार कौन है, बताएं। जैसे चांदयान है, चांदयान के रचनाकार कौन है, दामोदर कवि, इन्होंने किसकी रचना की है, सोमनाथ ने किसकी की है, अमीर खुसरो ने किसकी की है। तो इनमें से आपको बताना है जी, सही करके आप बताएंगे जी। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद आप याद रखेंगे। मुल्ला दाऊद ने, दाऊद तो याद रखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं दा, तो दा यहाँ से बन जाएगा, दा से बन जाएगा दाऊद, तो याद रखेंगे। चांदयान, क्या है, चांदयान। तो चांदयान के राइटर कौन है, चांदयान के राइटर आपके कौन, मुल्ला दाऊद। चांदयान के राइटर कौन है आपका, मुल्ला दाऊद। ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा पहला। अब यहाँ पे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी। उसके बाद आप याद रखेंगे, उसके बाद कौन सी पुस्तक है, आशिका। आशिका, तो आशिका याद रखेंगे। जो आशिक रहता है, खुश रहता है, तो आशिका खुद से बन जाएगा क्या, खुसरो। तो आप याद रखेंगे डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा दूसरा। डी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। तो इसी में आपका सुमेलित है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक की रचना की है, अमीर खुसरो ने नीन में से कौन सी पुस्तक लिखी है, अमीर खुसरो ने लिखी आपकी आशिका। डी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा। बी का कौन सा हो जाएगा, बी का, तो दामोदर कवि। बी का दामोदर कवि, बी का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, पद्मावती कथा। उसके बाद आप याद रखेंगे जी, नेक्स्ट लाइन से आप याद रखेंगे, नेक्स्ट क्या है, सोमनाथ। सोमनाथ कौन सी है, राग विबोध। सोमनाथ कौन है आपका, राग विबोध। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे। चांदयान के राइटर कौन है, मुल्ला दाऊद। आशिका के राइटर कौन है, आशिका। आशिका आप याद रखेंगे अमीर खुसरो। पद्मावती कथा के कौन है, पद्मावती कथा के दामोदर कवि। राग विबोध के कौन है, राग विबोध के कौन है, राग विबोध के याद रखेंगे सोमनाथ। क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ आपके राजवंश है और एक तरफ आपकी राजधानी। एक तरफ राजवंश और एक तरफ आपकी राजधानी। ये आपके दक्षिण भारत के राजवंश हैं और उन्हीं में से आपको बताना है। जैसे पल्लव वंश है, पांड्य वंश है, यादव वंश है, काकतीय वंश है। अब इनकी कैपिटल आप बताएंगे। पल्लव वंश, पल्लव वंश आपने पढ़ा होगा, संस्थापक सिंह विष्णु। और सिंह विष्णु के द्वारा जो अपनी राजधानी वो किसको बनाया गया, वो राजधानी बनाई थी कांची। और कांची कहाँ पड़ता है, कांची पड़ता है तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम तमिलनाडु, ये इसकी कैपिटल है। क्लियर हुआ। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका पांड्य। पांड्य, पांड्य राजवंश, ये भी दक्षिण भारत का है। तो पांड्य राजवंश की राजधानी क्या है, मदुरै। और मदुरै भी कहाँ पड़ती है, मदुरै भी आपका कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। मदुरै कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा वंश है, उसके बाद है यादव वंश। यादव वंश, भिल्लम पंच आपने पढ़ा होगा। और इसकी राजधानी क्या है, देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है, देवगिरी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या है, उसके बाद है काकतीय। काकतीय, और इसकी कैपिटल क्या है, वारंगल। और वारंगल आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है, वारंगल वर्तमान में पड़ता है आपका तेलंगाना में। कहाँ पे पड़ता है, वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। और नाम क्या है, वारंगल। क्लियर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। पल्लव, पल्लव की अगर आपसे पूछा जाए, पल्लव राजवंश की जो राजधानी क्या है, कांची। पांडे की क्या है, पांडे की मदुरा।
यादव की क्या है, देवगिरी, और काकतीय की क्या है, काकतीय की वारंगल, कहाँ पर आपका, तेलंगाना में। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके ये। अब इसमें आप यहाँ पे सम्मिलित कर लेंगे, ए का कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका दूसरा, बी का कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका तीसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का कौन सा हो जाएगा, सी का आप देख रहे हैं, सी का कौन सा हो जाएगा आपका चौथा, और डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा पहला। तो बी ऑप्शन आपका सही है, 2 3 4 1, ये आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, बलिया, बलरामपुर। इनमें से आपको बताना उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता। तो उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा होगा, 8 तो आपके राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, और एक आपका देश है नेपाल, इनके साथ सीमा बनाता है। तो जो नेपाल है, नेपाल के साथ आपके कितने जिले सीमा बनाते हैं वो आपको याद रखना। इसका एक कोड है, इससे आप याद रखेंगे MSB, SB और क्या है आपका LP, इससे याद हो जाएगा। M से क्या बनेगा, M से बनेगा महाराजगंज। कौन सा जिला आपका, महाराजगंज, ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे S से क्या बनेगा, S से बनेगा आपका सिद्धार्थनगर। क्या बनेगा, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद याद रखेंगे कौन बनेगा, B से बन जाएगा बलरामपुर। क्या बनेगा आपका, बलरामपुर। एस से क्या बन जाएगा, एस से बन जाएगा आपका श्रावस्ती बन जाएगा। बी से क्या बन जाएगा, बी से बन जाएगा आपका बहराइच, बहराइच बन जाएगा। एल से क्या बन जाएगा, एल से बन जाएगा लखीमपुर खीरी। एल से क्या बनेगा, एल से बनेगा लखीमपुर खीरी। और पी से क्या बनेगा आपका, पी से बनेगा आपका पीलीभीत। की पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा आपका पीलीभीत। क्लियर हो गया, पी से क्या बनेगा आपका पीलीभीत। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और क्या बन गया आपका पीलीभीत। तो ये आपके कितने जिले हैं, 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो इनमें कौन नहीं है, बलिया नहीं है। बलिया, बलिया आपका बिहार राज्य के साथ आपका सीमा बनाता है। कौन सा जिला आपका, बलिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा क्रम रखता है। तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा क्रम है, कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो आपको ये 4 बड़े राज्य आपने पढ़े होंगे, 4 बड़े राज्य। 4 बड़े राज्य में कौन कौन है आपको बताना है कमेंट करके। 4 बड़े राज्य, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 1 पे है राजस्थान। देख रहे हैं आप कि जो सबसे बड़ा राज्य वो कौन है आपका, राजस्थान। अब इसमें आप देख लेंगे जो 4 बड़े राज्य हैं भारत के, 4 बड़े राज्य में आप याद रखेंगे नंबर 1 कौन है, राजस्थान। नंबर 2 याद रखेंगे MP। नंबर 3 याद रखेंगे, नंबर 1 राजस्थान आपका हो गया, नंबर 2 MP हो गया, नंबर 3 महाराष्ट्र, और नंबर 4 कौन सा हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा आपका UP। तो ये भारत के 4 बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्रम आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्रम आ जाएगा आपका 4th। कौन सा क्रम आ जाएगा आपका 4th। क्लियर हो गया, कौन सा क्रम हो जाएगा आपका 4th। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के मॉक का जी। दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे, आपको बताना है दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन है। आदित्यनाथ झा, सुंदरलाल खुराना, बालेश्वर प्रसाद या विजय कपूर। इसके सामने ऑप्शन ए लिख लेंगे, आदित्यनाथ झा, सुंदरलाल खुराना, बालेश्वर प्रसाद, विजय कपूर। तो दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल LG आपको बताने, इसमें आप याद रखेंगे कौन थे, आदित्यनाथ झा। कौन थे आपके, आदित्यनाथ झा, ये दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल थे। क्लियर हो गया जी। तो आज का मॉक टेस्ट था। अगर मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ये मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि UP के लिए है विशेष, तो आप किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका GS आता हो, अगर आप इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका जो GS का लेवल है वो एक अलग लेवल आपका बन जाएगा। क्योंकि विगत वर्षों में जो आपके पेपर हैं उनमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए तो उसी के आधार पर इसको आपका तैयार किया जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे मॉक टेस्ट तो आप लाइक का जो बटन है उसे ज़रूर आप प्रेस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।